प्रोफेसर संजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए, इसके इतिहास को देखते हुए, रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह हमला, पहला सवाल मेरा ये, कहीं कोई ट्रिगर का काम तो नहीं कर देगा? दूसरा सवाल ये, एक पूरा अविश्वास का माहौल इस पूरे इलाके में है। रूस अमेरिका को लेकर संशय में है, रूस नेटो को लेकर संशय में है, रूस उसके पड़ोसी जो यूरोपियन देश है कई देशों को लेकर संशय में है। तो ये इस संशय को, ये इस अविश्वास को और बढ़ाएगा। किस दिशा में चीजें जा सकती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये संशय और अविश्वास जो है बहुत ज्यादा है। उसका एक नतीजा ये है कि रूस अभी भी ये तय कर नहीं पा रहा है कि ये हमला दरअसल आईएसआईएस का है या यूक्रेन से जुड़े हुए कुछ संगठनों का है। विगत दिनों में हमने देखा कि यूक्रेन की तरफ से भी बहुत सारे ड्रोन अटैक मॉस्को में हुए, अन्य किस्म के अटैक जो यूक्रेन से जुड़ी हुई रूस की जो क्षेत्र हैं उन पर हुए। उसके साथ ही ये भी सच है कि रूस पर चेचेन या दागिस्तानी आतंकवादियों के हमले का एक लंबा इतिहास है। वो 1999 से भी पहले जाता है। दरअसल 1990 में चेचनिया ने जब सोवियत संघ के रहते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अगले कई वर्षों तक असमंजस की स्थिति थी और कुछ वर्षों तक तो दरअसल पृथकतावादी चेचेन्स ने चेचनिया में अपना अलग शासन व्यवस्था चलाई थी। 1999 में जो अगस्त में अपार्टमेंट्स में हमले हुए मॉस्को में, उसके बाद ही पुतिन का उदय उन हमलों से जोड़कर देखा जा सकता है। उस समय वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जितनी दृढ़ता से उसके बाद स्थितियों को काबू करने का प्रयास किया और चेचनिया में युद्ध साहब, अगर हम पूरा का पूरा सफर अगर हम पुतिन साहब का देखें, अब सबकी निगाहें उनके संबोधन पर टिकी हैं कि वो क्या कहते हैं। आपको ध्यान होगा जब वो चुनाव जीतकर आए थे, उन्होंने नेटो को चेताया था, उन्होंने न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात की थी और ये कोई पहला मौका नहीं था, वो पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं। अगर हम पुतिन के पूरे उसको देखें, ऐसी घटनाएं वो अक्सर इनका इस्तेमाल एक राष्ट्रवादी एक्सप्रेशन के तौर पर करते हैं, एक राष्ट्रवादी एक्सप्रेशन वहां पर देखने को मिलता है। तो ये जो घटना हुई है, ये जो आतंकी हमला हुआ है, इससे चीजें किस दिशा में जा सकती हैं? पुतिन इसको किस तरीके से, किस दिशा में ले जा सकते हैं? अभी स्थितियां साफ तो नहीं हैं, लेकिन ये बात सच है कि पुतिन प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको नेटो या यूक्रेन के गुटों से जोड़ा जाए। अब वो संभव है या नहीं, अगर उनको स्वयं भी इस बारे में पक्की जानकारी या सबूत मिल जाते हैं कि ये इस्लामी आतंकवादियों की कार्रवाई है, तब उनके लिए ये करना तो संभव नहीं होगा। लेकिन अगर संशय की स्थिति हुई तो रूस जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन से जोड़ने का प्रयास करेगा, जो समझ में भी बात आती है क्योंकि इस तरह के हमले यूक्रेन की तरफ से भी विगत में हुए हैं, विगत 2 वर्षों में हुए हैं। और ये पूरा पुतिन का जो 2012 के बाद से उदय हुआ है, प्रधानमंत्री रहे वो 2008 से 12 में दोबारा राष्ट्रपति बने हैं और 14 में क्रीमिया को उन्होंने यूक्रेन से लेकर आत्मसात किए। उसके बाद से उनका प्रयास ये रहा है कि वो ये दिखाएं कि नेटो और पश्चिम के देश और अमेरिका जो है रूस की सुरक्षा और उसके अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी साख है या उसकी सुरक्षा है, उसको जो है कहीं ना कहीं पश्चिम के देश क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पिछले 10-12 वर्षों में यही डिस्कोर्स चला है रूस में और पुतिन की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी हद तक, ये जिस तरह उन्होंने पूरे डिबेट को प्रस्तुत किया है अपनी जनता के सामने, पश्चिम द्वारा एक प्रयास रूस को कमजोर करने का, इसी रूप में देखा गया है। इसलिए अगर जरा भी संशय रहा तो पुतिन उसको निश्चित तौर पर इसी प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।
जी देखिए, संजय पांडे जी जो बात कर रहे हैं ना, उसमें बहुत एक अहमियत इस बात की है कि जो आशंका ये जता रहे हैं, जो कि हम लगातार अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे हैं, यूक्रेन में इस बात की आशंका ने जोर पकड़ लिया है कि क्या इस हमले को आधार बनाकर राष्ट्रपति पुतिन जो हैं या रूस जो है वो कोई बड़ा जो हमला है वो यूक्रेन पे करेगा। देखिए, हमले दोनों देशों की तरफ से जारी हैं। जो युद्ध है यूक्रेन रूस युद्ध के बीच का, उसकी ज़्यादातर जो लड़ाई है यूक्रेन की ज़मीन पर चल रही है। लेकिन ऑफ लेट यूक्रेन ने भी जो काउंटर ऑफेंसिव किया है, उसमें जो सीमावर्ती इलाके हैं, बेलगोरोद है, कुर्स्क है, ब्रियांस्क है, इन सब प्रांतों में जो ड्रोन है वो आते रहे हैं और ड्रोन जो है वो क्रेमलिन तक पहुंच गए थे। अगर 3 मई 2022 की बात करें तो इसके बाद जो रूस की तरफ से लगातार ये कहा जाने लगा कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना चाहता है यूक्रेन, और उसके बाद जो है तमाम जो तनाव है और ज़्यादा बढ़ गया था। अब इस हमले के बाद जो है जो आशंका यूक्रेन में है वो ये है कि क्या वाकई में इसको किसी तरीके से यूक्रेन के साथ जोड़कर रूस दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए आम जो नागरिक हैं उस पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। और इसीलिए जो पहले अमेरिका की तरफ से 7 मार्च को जानकारी देने की बात आई, उसी समय रूस की तरफ से ये पूछा गया और इस बात को अब और ज़्यादा जोर देकर पूछा जा रहा है कि आखिरकार आधार क्या है अमेरिकी सूचना का कि ये ISIS का हमला है। तो अभी पड़ताल के बाद बातें निकलकर सामने आएंगी और उसके बाद जो है राष्ट्रपति पुतिन है अपनी जो स्टेटमेंट की लाइन तय करेंगे और तब वो सामने आकर एक बात करेंगे और उस पर तमाम दुनिया की निगाह होगी कि आखिरकार रूस इस हमले को वाकई में सिर्फ एक आतंकवादी हमले के तौर पे देख रहा है, ये क्या उसको किसी तरीके से यूक्रेन के साथ जोड़ रहा है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कि इसमें सबसे ज़रूरी होगा ये देखना कि क्या पुतिन बोलते हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर पुतिन बोलते हैं तो दुनिया भर की निगाहें होंगी कि पुतिन क्या बोलेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर पुतिन बोलते हैं तो क्या वो पोजीशन ऑफ पावर से बोलना चाहेंगे, जैसे कि वो हमेशा बोलते रहे हैं। क्या वो ये कहेंगे कि इसमें यूक्रेन का हाथ है? अगर वो ये कहते हैं कि इसमें यूक्रेन का हाथ है तो उसके पीछे हमें बाकी चीज़ें देखनी होंगी। यूक्रेन को पहले से सारी मदद पश्चिमी देशों से मिल रही है। अब नेटो में एक के बाद एक देश ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि वो ट्रूप्स उतारने के लिए तैयार हैं, चाहे इसकी कितनी भी निंदा हुई हो बाकी जगह उनको वहाँ सपोर्ट हो ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी ट्रूप्स यूक्रेन की मदद के लिए उतारने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो क्या बाकी भी देश ऐसा करेंगे? पुतिन कह चुके हैं कि हाँ, उनसे जब सवाल पूछा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जा रही है तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ हमारे पास हैं, लेकिन हम इसको यूज़ थोड़ी ना करेंगे। इसका ये मतलब है कि वो भी एक ऑप्शन फिर एकदम फॉर्मली टेबल पे आ जाता है। जब वो टेबल पर आता है तो क्या बाकी देशों को जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है रोका जा सकता है? तो ये एक ऐसा एस्केलेशन है जो कि बहुत सारे देशों की और रूस की भी तबाही पर नहीं रुकेगा। लेकिन पुतिन को ये डिसाइड करना है कि क्या वो ये इस्लामिक स्टेट का जो अटैक है, क्या वो जांच के बाद ये मानेंगे? क्या वो ये मानेंगे कि अमेरिका की वार्निंग उन्होंने नज़रअंदाज की, या अमेरिका के पास रूस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है? तो ये ईगो का भी मैटर है और प्रैक्टिकल इश्यूज भी जो यहाँ पर मैं संजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। संजय कदमनी ने जिस तरीके से चीज़ों की व्याख्या की है, तो संक्षेप में अगर मैं उसको जोड़ूं तो कहीं कोई चेन रिएक्शन, जो मैंने पहले कहा था कि कहीं कोई ट्रिगर का काम तो नहीं कर देगा, कहीं कोई चेन रिएक्शन तो आप नहीं देखते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, हम ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। बात जब आएगी जांच की, तो जांच कौन करेगा? जांच करेंगी रशियन एजेंसी। जब हम जांच करते हैं तो हम सबूत इकट्ठा करते हैं मौका वारदात से। मौका वारदात से सबूत क्या मिले हैं? बंदूकों के खोखे, गोलियों के खोखे। गोलियां कौन सी गन से चलाई गई हैं? क्लाशनिकोव से चलाई गई। क्लाशनिकोव कहां बनती है? सोवियत रूस में बनती है। अब चीजें ये है कि कोलैबोरेट इनको कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा, और नतीजा जो आएगा कहीं उसमें कोई बायसनेस का पुट तो नहीं होगा। एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रूस का प्रयास रहेगा कि इसको यूक्रेन से जोड़ा जाए। वैसे भी गाजा युद्ध में या फलस्तीन के मुद्दे पर रूस ने जिस फलस्तीनियों का साथ दिया है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा लगे जैसे इस ISIS या इस प्रकार के अन्य जो इस्लामी आतंकवादी गुट हैं, वो उसके रूस के फलस्तीनियों के सपोर्ट के बावजूद अगर रूस पर हमला कर रहे हैं तो ये रूस जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें उसके लिए ठीक नहीं बैठेगा। इसलिए आपने सही कहा कि वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हैं और उनकी जांच में अगर जरा भी संशय रहा तो रूस उसको प्रस्तुत करेगा, यूक्रेन से जोड़ने का प्रयास करेगा और उसका चेन रिएक्शन होगा। ये भी जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद पुतिन ये चाहते हैं कि किसी प्रकार अपनी शर्तों पर
यूक्रेन युद्ध समाप्त किया जाए। और उसमें ये जो है एक बड़ा ही सही मौका उनको दिख सकता है कि इसके बहाने वो एक नया हमला करें। तो एक आतंकी हमले ने रूस को दहला कर रख दिया। अब इस आतंकी हमले की जांच की जा रही है। वारदात कल रात को हुई थी। यह हमला कल रात को हुआ था। एक बड़े कॉन्सर्ट हॉल में आतंकियों ने हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग वहां पे की, वहां पर फिर हॉल में आग लगा दी। कई लोग वहां पर मारे गए। जो शुरुआती आंकड़ा आया है कि 60 से 70 लोग इस हमले का शिकार हुए हैं। 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। 5 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं जिस समय हमला हुआ उस समय हॉल के अंदर किस तरीके के अफरा तफरी का माहौल वहां पर था। अहम बात यह है कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है, लेकिन आईएसआईएस की इस जिम्मेदारी वाले दावे को लेकर भी तमाम तरह के इफ एंड बट हैं, किंतु परंतु इसमें मौजूद हैं। मेरे सहयोगी उमा इस बारे में और बताएं। जी देखिए, जिस तरह से हमने शुरुआती तौर पे जो तस्वीरें आई और जो शुरुआती तौर पे जानकारी आई वो अभी अपने दर्शकों को अब तक बताया है। ये भी जानकारी आ रही है कि जो घायल हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन की जो मांग है वो की गई है। ऐसी अपील की गई है लोगों से कि वो बड़ी तादाद में आकर जो ब्लड डोनेशन है वो करें। तो इससे ये पता चलता है कि घायलों की तादाद जो है जो 145 की आ रही है उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस हॉल में जिसकी तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें 6000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह थी और ये हॉल तकरीबन भरा हुआ था, क्योंकि तमाम टिकट जो है वो बिक चुके थे। तो इस वक्त में ऐसे वक्त में हमला हुआ जब यहाँ पे मास गैदरिंग थी और अंधाधुंध फायरिंग वो भी ऑटोमेटिक राइफल से की गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इसकी जद में आए हैं। हालांकि ऑफिशियल जो आंकड़ा मरने वालों का है वो 60 से 70 के बीच है अभी, और घायलों की तादाद 150 के आसपास बताई गई है। तो ये जो हमला है इसके बाद कई तरह के सवाल उठे हैं कि आखिरकार पहले जो शुरुआती तौर पर इन तस्वीरों में 3 हमलावर दिख रहे हैं उनकी तादाद 5 से 6 बाद में बताई गई, और ये भी कहा गया कि पहले उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद करने की कोशिश की और उसके बाद वो वहां से भाग गए। और कुछ तस्वीरें जो कि अपुष्ट है, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, इस तरह की भी सामने आई है कि वो गाड़ी में बैठकर भागे हैं और वो जंगल की तरफ कहीं पे निकल गए एक चेक पोस्ट पे जब उनको रोका गया। लेकिन जो एक आधिकारिक तौर पे जांच की प्रक्रिया है रूस में, रूस की एजेंसी की तरफ से, वो अभी जारी है और पुख्ता तौर पे रूस किस रूप में इस हमले को लेकर सामने आता है उस बात का इंतजार जो है अभी किया जा रहा है। और हॉल की जिसका जिक्र उमा अभी आप कर रहे थे, मुझे लगता है कि उससे भी जुड़ी 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीरें तो तब की हैं जब लोग वहां पर मौजूद थे, बाहर गोलियां चल रही थी, लोगों में अफरा तफरी थी, लोगों में बेचैनी थी, डर था, खौफ था, भय था, और वो ये सोच रहे थे कि बाहर ना जाने क्या हो रहा है। एक तस्वीर तब की है जब ये आतंकी हॉल में एंटर हो गए थे। हॉल में एंटर होने के बाद फिर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। कादम्बनी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। हम आमतौर पर अमेरिका से सुनते हैं कि मास शूटिंग हुई है, लेकिन ये यहाँ पर एक बार फिर से रूस में एक बड़ा आतंकी हमला है। और अभी तक क्योंकि आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो इसे आतंकी हमला ही कहेंगे, वहाँ पर अधिकारी भी यही कह रहे हैं। हालांकि इस हमले के बाद अब वहाँ पर जो माहौल है वो ये है कि फ़ौरन जो भी मास गैदरिंग्स थे उसके लिए मनाही कर दी गई है। वहाँ पर चाहे सेंट पीटर्सबर्ग हो या फिर जितने बड़े शहर हैं रूस के, मॉस्को हो, वहाँ सब जगह अब मनाही कर दी गई है कि कोई भी बड़ा गैदरिंग नहीं होगा। जांच लगातार चल रही है और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने जो तस्वीरें जारी की हैं उसमें असलहा जो है छूटा है पीछे, वो सब कुछ है। कई तस्वीरें जैसे आप अभी बात कर रहे थे वो सामने आई हैं हमलावरों की भी। ये भी कहा जा रहा है कि एक उनके पास सफ़ेद मिनी वैन थी जिससे वो आए थे और उसके बाद वहाँ से उन्होंने फिर एंट्रेंस पर गोली चलाते हुए वो अंदर चले गए और उसके बाद इस हॉल में पहुंचे जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जब इस तरह का हमला होता है पहले सबसे पहली स्थिति होती है कंफ्यूजन होता है कि हो क्या रहा है। आप देखेंगे कि हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि भागने की कोशिश, बाहर निकलने की कर रहे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं, शायद उनको क्लियर नहीं है। लेकिन एक फैक्टर और है जो कि हमने कई हमलों में अब देखा है, चाहे वो रॉकेट अटैक्स हों जैसा कि उमाशंकर और मैंने इसराइल में भी देखा, और इस तरह के आतंकी हमलों में भी कि आग लगाने की कोशिश करते हैं। इससे डेथ टोल बढ़ता है क्योंकि जो गोलियों से नहीं मारे गए अगर वो आग में घिर गए तो जलने से या फिर धुएं से भी उनकी मौत होती है, जिससे जितने ज़्यादा लोग मरते हैं वो अपने जो ये अटैक होता है उसको उतना ज़्यादा सफल मानते हैं। तो ये टैक्टिक्स यहाँ पर भी अपनाया गया है कि आग लगा दी गई है और कुछ विटनेसेस ने ये भी कहा है कि दीवारों पर उन्होंने पेट्रोल फेंका है। कादम्बनी, कुछ और तस्वीरें आई उमा, उनके बारे में कुछ बताएंगे? जो ये रात की तस्वीरें हैं हमले के बाद की और जिस तरीके से वहाँ पे उसके बाद मास गैदरिंग पे पाबंदी लगाई गई है। हालांकि आज शनिवार का दिन है, सुबह
सुबह का समय है। हमारे एक साथी मनी शर्मा जो हैं उन्होंने वहाँ से कुछ ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। अभी परसों तक जब मैं मॉस्को में था तो वहाँ पे ये जो मेट्रो की तस्वीर है, मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है, इस वक्त तक जो है वो खचाखच भर जाता था। कामकाजी लोग जो हैं वो निकल कर अपने काम पे जाने को नज़र आते थे। लेकिन ये जो शुरुआती तस्वीर अभी सुबह की आई है जहाँ पे कि बस स्टॉप है वो खाली है, ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है जो कि बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर हम थोड़ी देर के बाद एक जो तस्वीर दिखाएंगे, जैसे कि ये मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीर है जहाँ पे बिल्कुल देखिए कुछ ही लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि हम एक कॉम्परेटिव तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद, जो कि मैंने खुद शूट किया है कि इस वक्त तक यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ होती थी। तो ये एक आफ्टर फॉल है कि जिस तरह से हमला हुआ है और जिस तरीके से जो हमलावर हैं वो पकड़े नहीं गए हैं या उसके बाबत कोई जो पुख्ता जानकारी है वो अभी नहीं आई है, तो वो हो सकता है कि दोबारा कहीं पर हमला करने की कोशिश करें। तो इस आशंका के मद्देनज़र जो होली का जो सेलिब्रेशन है जो है वो होने वाला था मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच, उसको भी वहाँ पर रद्द किए जाने की जो जानकारी है वो हमारे जो साथी वहाँ पत्रकार है मनी शर्मा, उनकी तरफ से जो जानकारी है वो ये दी गई है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव तस्वीर रात में जिस तरह से हमला हुआ और जिस तरीके से वहाँ अफरा तफरी का माहौल हुआ, और अब जो सुबह की तस्वीर जहाँ पर मॉस्को शहर में जो सन्नाटा है वो नज़र आ रहा है और लोग बाग घरों से निकलने से बच रहे हैं क्योंकि इस तरह की नसीहत जो है वो उनको दी गई है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं मॉस्को में हुए आतंकी हमले की, और मॉस्को में जो हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके से वहाँ जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, किस तरीके से जो निर्देश है, दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं लोगों को अपने घरों में रहने की। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक जो 2-3 दिन पहले मैंने शूट किया खुद मेट्रो स्टेशन के अंदर, और एक जो आज की तस्वीर सामने आ रही है। पहले साफ नज़र आ रहा है कि जो लोग हैं इस वक्त तक वहाँ पर कामकाज के लिए निकलना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये भी बात है कि आज शनिवार का दिन है तो भीड़ कुछ कम होगी, लेकिन जिस तरीके की जो भीड़ होती है मेट्रो स्टेशन के अंदर वो बिल्कुल आज खाली नज़र आ रही है। और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि रात को बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसमें 60 से 70 लोगों की मौत की खबर है, 150 के आसपास लोगों के घायल होने की खबर है। उसके बाद जो प्रशासन है उसकी तरफ से इस बात की बंदिश दी गई है कि लोग जो हैं वो ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले, घरों में रहें। और ऐसी जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। हम अपने एक स्थानीय जो साथी हैं उन्होंने जो एक छोटी सी रिपोर्ट भेजी है वो भी अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर हालात जो हैं बदल गए हैं। आप और हम बात कर रहे थे सुरक्षा के हालात को लेकर, तो जब मैं मॉस्को में था तो क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव होना था तो मध्य मॉस्को का जो हिस्सा है उसमें सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो किए गए थे। लेकिन 17 मार्च के बाद मैंने देखा कि तमाम जो बैरिकेड्स थे इस तरह से खासतौर पर क्रेमलिन के आसपास के इलाकों के वो हटा दिए गए और लोगों का जो फ्री मूवमेंट है वो वहाँ पर हो रहा था। लेकिन सुरक्षा का एक बड़ा खतरा जो है वो मॉस्को को इस बात को लेकर है क्योंकि यूक्रेन से जो चला हुआ ड्रोन है वो तकरीबन 500 किलोमीटर अंदर तक घुस आता है, और उसके पीछे की वजह ये बताई जाती है क्योंकि वो बहुत कम ऊंचाई पे उड़ता है, इसलिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का उसकी जद में नहीं आ पाता और इसलिए वो मॉस्को तक जाके मार कर पाता है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में रूस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था न सिर्फ हवाई तौर पर बल्कि जमीनी तौर पर भी काफी पुख्ता की है। कुर्स्क में कुछ ही दिन पहले जो हमला हुआ था जिसमें कि जो एंटी क्रेमलिन जो फोर्सेज हैं जो वॉलंटियरली लड़ते हैं यूक्रेन के लिए उन्होंने हिस्सा लिया था, तो ऐसे तत्वों का मॉस्को तक घुसाने का खतरा पहले से भी था और इंटेलिजेंस शेयरिंग जिस तरीके से की गई थी, ऐसे में इस घटना को इस वारदात को ना रोक पाना एक सुरक्षा एक इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाएगा रूस की तरफ से। लेकिन अब पड़ताल चल रही है तो देखना होगा कि क्या उसमें निकलकर सामने आता है। आते हम आपके पास और लगातार इस मामले पर हम बातचीत करें प्रोफेसर संजय पांडे से भी, उनकी भी प्रतिक्रिया यहां पर हम लेंगे। प्रोफेसर साहब, जब हम ब्रेक पे गए थे तो जांच की बात चल रही थी, अब ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, जांच की जो नतीजे आएंगे वो सर्वमान्य होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो दूसरे पक्ष हैं अमेरिका हो गया, यूक्रेन हो गया, उनका कहना कुछ होगा, हो सकता है रशिया का कहना कुछ और हो। जांच के नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। प्रोफेसर साहब, आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने कहा यदि साक्ष्य और सबूत निश्चित तौर पर हमले को किसी गुट के साथ जोड़ते हैं तब तो फिर भी संभावना है कि इसके कारण यूक्रेन युद्ध पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप विगत 2-3 दिनों में देखें तो पहले एक बड़ा हवाई हमला रूस ने किया कीव पर,
उसके बाद जापोरिजिया में जो उनका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है और उनका एक बांध है, उस पर हमला हुआ। तो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन जब तक कि कोई स्थिति साफ नहीं होती है, बिल्कुल रूस जो है संशय बना रहेगा। प्रोफेसर साहब माफी चाहूंगा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे अपनी सहयोगी कादम्नी से भी लेनी होगी। कादम्नी, आईएसआईएस का नाम सामने आया, लेकिन जब आईएसआईएस के बारे में हम सोचते हैं तो वो खौफनाक यादें आती हैं जब बहुत ताकतवर हुआ करता था संगठन, ऐसा संगठन जिसके पास अपने टैंक्स थे। लेकिन मुझे लगता है अब तो उसकी कड़ टूट चुकी है, कमर टूट चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है लोगों के जहन में, क्या इतना ताकतवर बचा है ये कि रूस जैसे देश में जाकर हमला कर सके? देखिए, एक तो आतंकी हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही ज़रूरत है कि आप कहीं पर घुस गए और आप अपनी जान देने को तैयार है। वो यहाँ पर होता है बार बार। आईएस, अगर चाहे कोई भी आतंकी संगठन की आप बात करें, लेकिन आईएसआईएस की बात जब हम कर रहे हैं तो जब वहाँ पर आईएसआईएस के खिलाफ कई देशों ने कार्रवाई की तो ये माना गया कि आईएसआईएस खत्म हो गया। लेकिन असल में अब ये सामने आ रहा है कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो एक ज्योग्राफिकल एरिया जो इराक और सीरिया का था, जो उनके कब्जे में था, वो भले ही खत्म हो गया, लेकिन वहां से कई लड़ाके जो थे आईएसआईएस के, वो रिफ्यूजी कैंप्स में गए या दूसरे देशों में भाग गए। अभी हमने देखा है कि कई ऐसी जगह पे जहां पर देशों में स्थिरता नहीं, चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर ले, हमारे पड़ोस में है। हमने सोचा था कि तालिबान आने के बाद वहां पर हमले रुकेंगे, लेकिन अब वहां पर आईएसआईएस हमले कर रहा है। ये हमले रूस में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रूस ने असाद का साथ दिया था सीरिया में। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि रूस से रिपोर्ट आई है, ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ पे किस तरह से हालात हैं वहाँ पे, उस पे एक हमारे सहयोगी वहाँ पर जो हैं मनीष शर्मा, उनकी एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त मॉस्को के एक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये आम दिनों में यूं तो भरी हुई रहती है, लोगों की चहल पहल रहती है, लेकिन आज के दिन में ये पूरी खाली दिखाई दे रही है। लोगों को प्रतिबंधित किया गया है घरों से निकलने के लिए, घरों में सेफ रहने के लिए कहा गया है। अभी तक हमारे पास जो खबर निकल के सामने आई है, उसमें लगभग 115 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 5 बच्चे बताए जा रहे हैं और लगभग 60 लोगों की जो हालत है वो बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे नए शव बाहर निकाले गए हैं, जिनकी मृत्यु ना कि आग लगने से, ना ही फायरिंग की वजह से हुई, बल्कि दम घुटने से हुई, क्योंकि वो अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पे सेफ रखना चाहते थे, कहीं छिपे रहना चाहते थे, जैसे कि उनका स्टोर रूम हो गया या टॉयलेट हो गया। उन शवों को जिनको बाहर निकाला गया है, उनके बदन पे किसी भी तरीके की कोई इंजरी के मार्क्स को नहीं बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आग लगाई गई उसके लिए जो टेररिस्ट थे उन्होंने पेट्रोल का इस्तेमाल किया है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और जैसे भी हमें इसके आगे खबर मिलेगी हम इसके बारे में आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मॉस्को से एनडीटीवी इंडिया के लिए मनीष शर्मा। तो मनीष की आपने रिपोर्ट देखी, ताजा रिपोर्ट है और लगातार तस्वीरें, हमारी कोशिश ये है कि ताजा तस्वीरें मॉस्को से हम आपको पहुंचाते रहें। वहां पर क्या माहौल है, क्या हालात हैं और किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, इसका भी अपडेट आपको देते रहें। कादम्नी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।